हाय फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होगा वो किस चीज के बारे में लड़ाया जाएगा, तो दोस्तों इसके कई आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर पानी यानी वाटर के लिए लड़ाई हो, यानी जल के लिए लड़ाई हो। रीजन, वाटर इज अ वेरी वेरी स्केयर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑन द एंटायर अर्थ। जल के बिना सब सूना है, इसलिए अगर बात जल की हो रही है तो हम NHPC को कैसे भूल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के बारे में। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना प्रॉफिट पोटेंशियल मौजूद है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज का सागरनॉमिक्स और वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा, तभी कुछ नया सीखेंगे और आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह में नया कदम उठाएंगे। स्टार्ट करते हैं सागरनॉमिक्स, लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, NHPC का एनालिसिस करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबसे पहले अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और कुछ भी आपसे मिस ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं NHPC। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर सबसे पहले हम NHPC के बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हम कोई भी कंपनी के बारे में बात करें तो पहले पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है। बहुत सारे हमारे लोग मित्र जो है वो तो कंपनियां ऐसे ही खरीद लेते हैं। किसी ने बोल दिया अरे यार उत्तम गैलवा खरीद लो, किसी ने कहा चलो और कोई सी खरीद लो, जियो फाइनेंशियल खरीद लो। अरे पता तो करो जियो फाइनेंशियल में कोई हो भी रहा है या सिर्फ कागजों की कंपनी है। तो बेटर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी बेसिकली करती क्या है। कहां पता पड़ेगा? इस सेक्शन में, अबाउट अस में। तो जरा देखते हैं कि NHPC के बारे में बैकग्राउंड स्टडी और फिर हम फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स सब डिस्कस करेंगे। NHPC मिनी रत्ना कैटेगरी पब्लिक सेक्टर कंपनी, यूटिलिटी कंपनी है। यूटिलिटी मतलब जो जरूरी सेवाएं देने वाली कंपनी। और ये काम क्या करती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, यानी जो जल ऊर्जा है, यानी वाटर बेस्ड एनर्जी जो है उसको जनरेट करने का काम करती है। कितनी कैपेसिटी है? अब पहली बात तो यह है कि हमेशा आपको रिलेटिव टर्म्स में नंबर्स देखने आने चाहिए। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में देखेंगे तो आप गच्चा खा जाएंगे, मात खा जाएंगे। तो रिलेटिव टर्म्स में बात करते हैं। इंडिया की पीक पावर डिमांड कितनी है, मैं आपसे पूछता हूं। ठीक है, इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंडिया की जो पीक पावर डिमांड है वो कितनी है, कितनी ऊर्जा चाहिए देश को। अगर आपको आंसर पता है, नहीं पता है तो भी आप अपनी मनमर्जी से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आंसर है दोस्तों, ये करीब करीब 250 गीगावाट्स की रेंज में रहती है। 250 गीगावाट वॉट थोड़ी कम ज्यादा हो जाती है सर्दी गर्मी के हिसाब से, लेकिन 200 से 250 गीगावाट के बीच में रहती है। अब NHPC हाइड्रो पावर कितनी कैपेसिटी लेके चल रही है? ये लेके चल रही है 7000 मेगावाट, और उसके अलावा 7000 हाइड्रो में और 126 रिन्यूएबल में। मतलब बहुत छोटा हिस्सा जो एनर्जी हमें पूरे देश को चाहिए, उसका बहुत छोटा हिस्सा हमारे पास हाइड्रो पावर के तौर पे मौजूद है। और इसी वजह से आपको पता है, जब भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो सब लोग ना एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि अभी भी हम लोग लगभग 50% एनर्जी जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है उन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि नए सोर्सेज पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुए। ठीक है, वॉरेन बफेट साहब ने कहा था कि अगर 9 महिलाएं हों और अगर वो एक बच्चे को जन्म देना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 1 महीने में दे सकती है? आंसर है बिल्कुल नहीं। इसलिए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चाहिए, यानी अगर बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है तो आप कुछ भी करके उसको शॉर्टकट नहीं कर सकते। इसी तरह से अभी हमारी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स पे है और कोल पर है और ट्रेडिशनल सोर्सेज पे है। इसलिए रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि वाटर एनर्जी, उसको मैच्योर होने में लगेगा टाइम। बट हाँ, NHPC उसकी वन ऑफ द की कंपनीज में से एक है। स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए कंपनी अब बढ़ेगी कैसे, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है? केपेक्स कर रही है। 10,000 करोड़ का केपेक्स किया है इसने, यानी कि अपने जो भी मशीनरी, प्लांट्स, टर्बाइंस ये सब लगाने के लिए। और साथ में इन्होंने 380 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जो है सोलर का, वो भी इन्होंने स्टार्ट किया है। कहां पे? फतेहगढ़ राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान जहां पर टेम्परेचर 50 से ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पर, अब देखो आपको ना एक चीज और बताऊंगा। ये एक तो यार शॉर्टकट में जो वीडियो देखने वाले हैं ना, जो कहते हैं कि प्री राजुलाइजेशन बता दो। याद है ना प्री राजुलाइजेशन क्या था? वो 3 इडियट्स मूवी में
दो नाम लिखे थे जो हीरो था उसने स्क्रीन पे, और जो प्रिंसिपल साहब थे वो कहते थे बस इन दो चीजों के नाम बता दो, इनका मतलब बता दो, बात खत्म। तो ऐसा नहीं होता, स्टॉक एनालिसिस में आपको चीजों को समझना पड़ता है। अभी मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि देखिए यहां ना राजस्थान में जहां टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता है तो कंपनियां ना एक डबल एजेड स्ट्रेटेजी को लेके चलती हैं, और गुजरात में ऐसा हो चुका है कि जो नहर होती है ना जिसमें से पानी जाता है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा देना। तो उससे फायदा क्या होता है कि नहर का पानी भाप बनकर के हवा में नहीं उड़ता, तो पानी की बचत हो जाती है, साथ में सोलर एनर्जी उसके ऊपर गिरती है और वो उसको धूप को रोक लेती है, तो अंदर से पानी इवेपोरेट नहीं होता, साथ में सोलर एनर्जी भी बनती है। तो आप सोचिए सिंगल एक्टिविटी से डबल प्रॉफिट होना। तो इस तरह से एनएचपीसी सोलर एनर्जी में क्यों जा रही है? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो फिर आगे चले, एसेट मोनेटाइजेशन ये सब चीजें तो ठीक है। अब यहां ना एक चिंता की बात है थोड़ी सी, क्या है कि कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो अभी थोड़े से क्या हो गए हैं, ये थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स एज ऑन 2020 दिसंबर 23 स्टूड एट 4642 करोड़ कंपेयर टू दिस 5887 करोड़ इन FY23। हाँ, मतलब थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा कम हुआ है। यानी कि जो आने वाला पैसा है ना, इन्होंने रिकवर करना शुरू कर दिया उसको, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग मनी होती है ना वो बहुत बड़ा एक रिस्क रहती है। आपने माल बेच दिया, आपने प्लांट शुरू कर दिया, सामने वाले ने 10% पैसा दिया, फिर बाकी पर से पैसा लेने के लिए आप उसे फोन करते रहो, मेल भेजते रहो, लोग भेजते रहो, तो ये चीजें थोड़ी सी बिजनेस को अफेक्ट करती है। बट अब इनका जो बकाया पैसा है कहां से आ रहा है? 29% पैसा अभी इनका बकाया कहां पर है? J&K में, यूपी में 28% और राजस्थान से 11%, यानी ये पैसा इनका आना बाकी है। तो जैसे ही ये पैसा अगर जल्दी टाइम पे रिकवर करते हैं तो इनकी ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। अब जाकर के टर्न आया है उस चीज का जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल नंबर्स। दोस्तों ये जो शुरू के 5-6 मिनट थे ना, ये मान के चलिए कि ये एसेंस है पूरे वीडियो का और आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। स्टॉक को जब भी एनालिसिस करते हैं ना तो हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब हम बात करें यहां पर, तो देखिए कंपनी की प्राइस है 100 रुपए। अब बहुत सारे लोग तो कहेंगे सर प्राइस बता दो। अरे बाबा, प्राइस में कुछ नहीं रखा है, मत पड़ो इस चक्कर में। ये सिर्फ प्राइस के पीछे रोने वाले लोग ब्रोकरेज फर्म्स है जो आपको जबरदस्ती ट्रेडिंग की आदत लगा चुकी हैं। डोंट गेट इनटू दैट। ट्रेडिंग करो बट उसको अलग रखो टोटली इन्वेस्टमेंट से। 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की, 100 रुपए की प्राइस चल रही है, 38 रुपए की बुक वैल्यू है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27 है जो ठीक है, और इंडस्ट्री का है 30, वो भी लगभग सेम रेंज में ही है। कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग 67% है, मोस्टली तो गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड पार्टीज ही है। डेट इक्विटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब यहां ना एक प्लस पॉइंट है कि सेल्स बढ़ी है 1% और प्रॉफिट बढ़ा है 9%। अब आप ये कहोगे कि भाई ये तो 9 गुना बढ़ गया, सेल्स से 9 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसको टाटा पावर या दूसरी पावर कंपनी से कंपेयर करके देखिए, क्योंकि हम तो इन्वेस्टर की तरह सोचेंगे ना, तो वहां पर आपको हो सकता है डबल डिजिट ग्रोथ नजर आए। तो 1% की सेल्स ग्रोथ तो कोई ग्रोथ नहीं हुई ना, ये तो मतलब वहीं के वहीं हैं आप लोग। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा ये मतलब बिजनेस वाइज थोड़ा सा कमजोर इसमें नजर आती है। आगे नंबर्स पे ध्यान दें तो देखिए कंपनी की जो बाकी सारी चीजें, सेल्स 9000 करोड़ रुपए की कर रही है और रिटर्न ऑन एसेट 4.49 का है। ग्राहम नंबर 55 है और ये करीब 100 रुपए के आसपास चल रही है, तो ऑलमोस्ट मतलब आप अंडरवैल्यूड ही मान सकते हैं इसे, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई नहीं है उससे। पित्रोस की स्कोर 4 है, यहां पर बहुत खराब प्रदर्शन है इस कंपनी का, नो डाउट। आगे चलें तो ये इसका प्राइस चार्ट है, और आप ये चार्ट के बारे में हम टेक्निकल्स में ज्यादा बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं इनके कॉम्पिटिटर। तो आप देख सकते हो एनटीपीसी टॉप पर है, क्योंकि एनटीपीसी के बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के, पावर जनरेट करने के। अडानी ग्रीन है, पावर ग्रिड है, अडानी पावर है, टाटा पावर है, और ये सारे एनएचपीसी लास्ट में जाके आती है। लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो देखिए यहां से ना अब आपको थोड़ा सा जो उत्साह है वो थोड़ा कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फाइनेंशियल नंबर्स को ना रियलिटी में एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हवा में। तो यहां मैं एक चीज और बताऊं दोस्तों, एक ना स्टॉक एनालिसिस करने का ना आपको एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, और अगर आप वो सच में सीखना चाहते हैं तो 30 मिनट्स में आप आसानी से सीख सकते हैं। और उसके लिए एक कोर्स है जिसके लिए आपको सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए में 30 मिनट के अंदर आप स्टॉक एनालिसिस समझ जाएंगे। मजाक कर रहा हूं, पिछले वीडियो वालों को पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिर्फ 1 लाख नहीं,
10,000 रुपए में आप सीख जाएंगे। अरे बाबा क्या बात कर रहे हो, आप तो मेरे दोस्त हो। दोस्तों ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से आपके लिए क्रिएट किया गया है। लिंक जो दे रखा है उसको क्लिक करो, फ्री में जाके ज्वाइन करो। स्टॉक एनालिसिस 30 मिनट्स में कैसे करते हैं फ्री में सीख लो, एक नया पैसा नहीं देना। हाँ लेकिन अगर आप मेरे से फेस टू फेस अगर आप स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक रिसर्च सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए हम लोग ना लाइव वेबिनार करवाते हैं। अच्छा उसकी वजह भी है, हर व्यक्ति मेरे से चाहता है कि सर इस पे वीडियो बना दो, इस पे वीडियो बना दो। मैंने कहा यार इतने वीडियोस में कैसे बनाऊंगा, 5,000 स्टॉक्स है, रोज का एक वीडियो बनाऊंगा तो मुझे 5,000 दिन चाहिए, यानी 10 साल से ज्यादा टाइम। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया है कि एक वेबिनार, लाइव जो वेबिनार है वो आपके लिए शुरू किए। आप नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर क्लिक करके एक छोटा सा 99 रुपए का टोकन अमाउंट है, वो भी इसलिए ताकि सारे नॉन सीरियस लोग ना जाएं उसमें, सिर्फ इसलिए। तो आप क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबिनार में आप और हम आमने सामने होने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आगे इस कंपनी में हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। और दोस्तों ये ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। देखिए दिसंबर में जो सेल थी ना 2000 करोड़ की थी, और मार्च में हो गई 1888, यानी कि सेल्स क्या हो गई है, डाउन हो गई है। तो एनएचपीसी की प्राइस चाहे बढ़ रही हो लेकिन सेल्स डाउन है। दूसरी बात, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इन्होंने जरूर बढ़ाया है, और उसकी यही वजह है कि ये इनका ना एक बिजनेस मॉडल की एक खास बात है। वो क्या है, इनका बिजनेस मॉडल है कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल। इसका मतलब कि इनको जितना भी खर्चा है, आज अगर एक यूनिट बनाने में मान लीजिए इनके 5 रुपए लगते हैं, सपोज करिए कि कल को वो खर्चा बढ़कर के 6 रुपए हो गया, तो ये ऐसा नहीं है कि सामने वालों को सेम प्राइस पर यूनिट सेल करेंगे, बल्कि ये अपने को इनको दो रुपए कमाने फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करेंगे, जितनी भी इनकी लागत है उस पर 2 रुपए ऐड करके और सामने वाले को बेच देंगे बिजली। सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस मॉडल। तो यहां इनका फायदा ये है कि इनका प्रॉफिट ना सुरक्षित है, तो वो डिपेंड नहीं करता कि भाई प्रॉफिट कम ज्यादा होने का, क्योंकि वो सेफ है। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, पर सेल तो कम ज्यादा हो ही सकती है ना। चल आगे बात करते हैं। चलिए तो देखिए नेट प्रॉफिट इनका ये यहां पर 628 करोड़ से 611 करोड़। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे प्रॉफिट कम नहीं हो सकता, फिर यहां कम क्यों हो गया? अरे बाबा आप ही जवाब दे दो इसका कमेंट सेक्शन में। चलो मैं बताता हूं। अरे सेल भी तो कम हुई है, देखा नहीं आपने, 2000 करोड़ रुपीज से 1888 करोड़ रह गई। कम माल बिका है तो प्रॉफिट कम ही रहेगा ना, ये चीज है। बाकी देखिए ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती आ रही है। एनुअल डिविडेंड 20-25% से ऊपर ही रहा है इसका, हमेशा 40-50 की रेंज में इन्होंने दिया है। इवन कोविड टाइम्स में भी इन्होंने डिविडेंड दिया है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसा। हाँ यह है कि दोस्तों आप इससे रातों रात बहुत एग्रेसिव ग्रोथ की उम्मीद करें, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 6-7% के आसपास रखी है। डीआईआईज ने कम करके 15 से 11% पे लेके आ गए। सो दिस इज इट। पब्लिक हैज इंक्रीज इट्स होल्डिंग फ्रॉम डबल, आई मीन फ्रॉम 6 to 13। देखिए ये है हमारी पब्लिक। आहा कितना आनंद आ रहा है ना। ये दिसंबर 2023 का फिगर है और ये मार्च 23 का। ये वो दौर है जबकि इनकी सेल्स डाउन हुई है, लेकिन हमारे आपके जैसे जो भोले भाले लोग हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर्स, उन्होंने डबल खरीद लिया इसको। क्यों? क्योंकि अरे बाबा सस्ता हो गया, ले लो। अरे बाबा ये भी तो देखो कि अगले का बिजनेस भी तो डाउन हुआ है। सो इसलिए ना समझना जरूरी है स्टॉक एनालिसिस को। आगे बात करते हैं जल्दी से इसके टेक्निकल्स और इसकी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट की। तो पहले क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों केयर ने कहा है कि भाई साहब ये पूरी तरह से AAA रेटेड है, तो पैसे की तो कोई टेंशन है नहीं इस कंपनी को, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ है, उसका हाथ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ये कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि ये इसमें एक पॉजिटिव चीज और नेगेटिव चीज जो है वो क्या है, वो हम जरा एक बार इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सो एक सेकेंड। हाँ तो यहां पर पहली बात तो यह है कि जो रेटिंग एजेंसी है उसने इसका आउटलुक रखा है स्टेबल। हमेशा ध्यान रखिए, आउटलुक स्टेबल होना और आउटलुक पॉजिटिव होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिस दिन ये स्टेबल से पॉजिटिव हो जाएगा उस दिन से इस कंपनी की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी स्टेबल है। और उसकी वजह क्या है? ये कहते हैं कि कंपनी रिफ्लेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू मेंटेन हेल्दी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, रीजनेबल कलेक्शन एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ केपेक्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर टर्म। अब यहां तो ये ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये ठीक ठाक है। स्ट्रेंथ क्या है? कॉस्ट प्लस टैरिफ, जो मैं आपको कह रहा था, जिससे इनको स्टेडी कैश फ्लो आता रहेगा। दूसरी बात, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छी है। क्यों? क्योंकि जिसको आप कहते हैं प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर, यानी कि बिजली कितने टाइम ये दे सकते हैं, वो इनका 88% है।
लास्ट ईयर क्या था 87%, यानी कि इनकी बिजली की उपलब्धता अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो गई है। कंफर्टेबल लेवरेज है, तो डेट की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो गियरिंग है ना वो 1.3x के आसपास है। तो 1.3x की जो गियरिंग है वो काइंड ऑफ ओके है, आपको ज्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये बढ़ती है तो फिर चिंता वाली बात हो सकती है, बट गवर्नमेंट है तो ऐसा करना अलाउ नहीं करेगी इनको। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? कंपनी की प्रॉब्लम जो है वो ये एग्जीक्यूशन रिस्क। ये क्या होती है? ये है कि देखिए, पहली बात तो ये कि बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन रिस्क इसलिए रहती है क्योंकि यहां ना पानी का काम है, जल, और पानी बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो वाटर की अवेलेबिलिटी अपने आप में एक रिस्क वाली चीज इसके अंदर है। दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क भी है। अब ये सबसे बड़ी रिस्क है मेरी नजर में, अगर आप पूछो तो। क्यों है? क्योंकि जैसे राजस्थान से 11% इनके पैसे भी बचे हुए हैं जो इनके पास नहीं आए हैं, पंजाब से नहीं आए हैं, यूपी से नहीं आए हैं, तो ये जो पैसा इनका अटका हुआ है ना, वो पैसा एक तरह से कब आएगा, ये एक चिंता वाली विषय है। लेकिन फिर भी कंपनी के पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो कंपनी डूबेगी ऐसे तो चांसेस नहीं है। ये तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए। हाँ, बहुत हाई ग्रोथ होने के चांसेस इतना फास्ट अभी तक, जब तक कोई बहुत अच्छा ना हो तब तक नहीं है इसमें। आगे हम देखते हैं इसमें कि ये आपकी है टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो आप इसका टेक्निकल चार्ट देखिए, और वो ही एक सुस्त रफ्तार से ग्रो करती हुई कंपनी। भाई मैं आपको बताऊं, जब मैंने एनएचपीसी को शायद बहुत पहले देखा था तो ये 20 रुपए के आसपास चलती थी। अब ये इतने बरसों में, शायद 8-10 साल में जाकर के ये 100 रुपए पहुंची है। तो इस दौरान कंपनियां पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई। तो ये धीरे धीरे स्लो ट्रेन नहीं होती अपनी, गुड्स ट्रेन, वैसे चल रही है। तो इसको कुछ एग्रेसिव करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि देखो, अभी वाली जो प्राइस है ना, उस पर लगातार ग्रोथ तो है, बट स्लो ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आप इसको मान सकते हो। हाँ, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आज नहीं तो कल इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब एनर्जी में, इसका बन सकता है। सो कंटिन्यूस ग्रोथ के हिसाब से आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक तरह से यहां पर ये और रिकमेंडेशन दे दूं कि ये ना किसी भी हालत में एक कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मैं चाहता हूं आप कंपनी के बेसिक्स के बारे में समझें, फाइनेंशियल एनालिसिस करना सीखें और उसके बाद में अपना डिसीजन लें। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। और फ्री में जो स्टॉक एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है। तो कोई सा भी जो आपको ठीक लगे जरूर आप ज्वाइन करिएगा। साथ में अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लर्निंग इज एक्चुअली अर्निंग। और शेयरिंग सबसे कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज एक्चुअली केयरिंग। ठीक है? और भगवान पर भी भरोसा रखिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इफ आई मेक मनी इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, बट इफ आई लूज मनी इन द स्टॉक्स दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स। ये भाव रखेंगे तो आपको नुकसान और टेंशन दोनों ही नहीं होगी। दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।